Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is Organizational Culture. हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बेसिकली होता क्या है। तो हम देखेंगे व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ईच ऑफ अस हैज़ यूनिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स. समवन हैज़ वार्म, ओपन, रिलैक्स, शाई और एग्रेसिव पर्सनैलिटी. ऑर्गेनाइजेशन टू हैज़ अ पर्सनैलिटी विच इज़ नोन एज इट्स कल्चर. हम में से सबकी अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है, शख्सियत है. ट्रेट्स एंड करेक्टरिस्टिक खसूसियात और फीचर्स हैं. कुछ लोग वार्म होते हैं, कुछ लोग ओपन माइंडेड होते हैं, कुछ लोग रिलैक्स रहने वाले होते हैं, कूल होते हैं, कुछ लोग शाय होते हैं, बात बात पे शर्मिंदा हो जाते हैं, घबराते हैं. कुछ लोग एग्रेसिव पर्सनैलिटी के लोग होते हैं. सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन की भी एक अपनी शख्सियत होती है और वो शख्सियत उसका कल्चर कहलाती है. तो पहले हम देखते हैं कि बेसिकली कल्चर होता क्या है, कल्चर को डिफाइन करते हैं. कल्चर इज़ अ सॉफ्टवेयर ऑफ माइंड. दिमाग का जो सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली कल्चर होता है, जो कि बहुत जगहों से कुछ ना कुछ सीख के बना हुआ होता है. अ सेट ऑफ बेसिक वैल्यूज़, परसेप्शन, वांट्स एंड बिहेवियर लर्न बाय मेंबर ऑफ सोसाइटी, फैमिली एंड इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट. कल्चर बेसिकली सकाफत जो है बेसिकली सेट ऑफ बेसिक वैल्यूज़ और परसेप्शन है कि एक सेट है बुनियादी असूलों का, परसेप्शन ख्यालात का, वांट्स का, चाहतों का और बिहेवियर का, वो रवैयों का जो सीखा जाता है किसी भी सोसाइटी के मेंबर से, फैमिली से या इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट मीन्स की यूनिवर्सिटी या स्कूल्स वगैरह. मीन्स के ये वो असूल होते हैं, ये वो ख्यालात होते हैं जो हम अपने इर्द गिर्द माहौल से सीखते हैं और वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और फिर वो हमारी सकाफत यानी कि कल्चर बन जाता है हमारा. सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन का भी एक कल्चर है जिसको हम अब डिफ़ाइन करते हैं कि वो क्या होता है. Organization culture has been described as a shared values, principle, tradition and the way of doing things that influence the way organization member act. Organization culture basically describe किया जाता है shared value से, वो असूल और principles, वो कानून या वो रवायतें या वो काम करने के तरीक़ेकार जो असरअंदाज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के एक्ट के ऊपर. मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के जो असूल होते हैं, जो कवानीन होते हैं, जो रवायतें होती हैं या आपने किस तरह से बिहेव करना है, वो असूल रूल्स बता दिए जाते हैं. वही रूल ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होते हैं और वो वहाँ के मेंबर्स मीन्स के एम्प्लॉय के ऊपर असरअंदाज होते हैं. कल्चर इम्प्लाइज थ्री थिंग. कल्चर में तीन चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. कल्चर इज़ परसेप्शन, नॉट अ फिजिकल थिंग डैट कैन बी टच. कल्चर बेसिकली एक परसेप्शन है, ये डिटेल वर्जन है ख्यालातों का, ठीक है, तसव्वुरात का. ये कोई फिज़िकल चीज़ नहीं है जिसको आप टच कर सकें. इसको आपने फील करना होता है और फॉलो करना होता है. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज़ डिस्क्रिप्टिव. इट कंसर्न हाउ मेंबर अंडरस्टैंड द कल्चर, नॉट वेदर दे लाइक. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है ये डिस्क्रिप्टिव है, ये थ्योरी है, डिटेल की थ्योरी. डिटेल में बताए हुए प्रिंसिपल रसूल हैं जिनका काम जिनको मेंबर का काम है कि वो अंडरस्टैंड करें और इन पे अमल दरामद करें. नोट वेदर दे लाइक इट, चाहे वो उनको पसंद हो या ना हो फिर भी उनको करना पड़ेगा. थर्ड हमारे पास है इंडिविजुअल मे हैव डिफरेंट वर्किंग बैकग्राउंड बट डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन सिमिलर टर्म. जितने भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं मे बी उनका बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट हो सकता है, वो एक डिफरेंट सकाफत से आए होंगे, डिफरेंट कल्चर से आए होंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कल्चर को सिमिलर टर्म में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि सब ने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को फॉलो करना होता है. तो ये तीन चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जो इम्प्लाइज होती हैं कि पहली बात जो कल्चर होता है वो परसेप्शन होता है, कोई फिज़िकल चीज़ नहीं है. ये डिस्क्रिप्टिव है, डिटेल में रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं जो सबको फॉलो करने पड़ते हैं चाहे वो पसंद आए या ना आए. डिफरेंट लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, बट दे हैव टू फॉलो द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर या सिमिलर टर्म्स. एक ही तरीके से उन सबको ऑर्गेनाइजेशन कल्चर फॉलो करना होगा, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एंड वीक कल्चर. किस तरह से पता चलेगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर स्ट्रॉन्ग है और किस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो वीक है. तो हम इसके बारे में देखते हैं. स्ट्रॉन्ग कल्चर, वैल्यू आर वाइडली शेयर्ड. कि जो वैल्यूज़ हैं मीन्स के जो असूल और प्रिंसिपल हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरीके से शेयर किए जाएंगे तमाम मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के साथ. मोस्ट एम्प्लॉय कैन टेल द स्टोरीज अबाउट द कंपनी हिस्ट्री. मोस्टली जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो बता सकेंगे कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कैसे इसका आगाज़ हुआ, कब ये बनी, कैसे इसमें डेवलपमेंट हुई और आज हम इस मकाम तक कैसे पहुँचे हैं. मोस्टली एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री के बारे में पता होगा, क्योंकि जब भी कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो ऑर्गेनाइजेशन को उसको डिटेल बुक दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन और रूल्स और प्रिंसिपल बताए जाते हैं जिसको फॉलो करना होता है. तो जो शख्स उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे उनको कंपनी की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता होगा. एम्प्लॉय स्ट्रांगली आइडेंटिफाई विद कल्चर.
अब ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है, एम्प्लॉय स्ट्रांगली उससे आइडेंटिफाई हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट डिपार्टमेंट की डिफरेंट एक तरीका कार होता है। अब लाइक BGU में IMS के स्टूडेंट्स को देखते ही पता चल जाता है कि ये IMS डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके बोलने का स्टाइल, उनके पहनावे का स्टाइल उन बता देता है कि ये किस कल्चर का, किस सकाफ़त का हिस्सा है। तो जो एम्प्लॉई होते हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से। जो नहीं हो पाते उनके बारे में हम कह भी नहीं सकते, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन शेयर्ड वैल्यू एंड बिहेवियर, जो भी शेयर्ड वैल्यू है मीन्स के जो भी प्रिंसिपल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो शेयर किए गए हैं, उस पर वो पूरा बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, उस पर एक्ट कर रहे होते हैं एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये चीज़ें बताती हैं कि जो कल्चर है वो इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड, हम देखते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका कल्चर वीक होता है। वैल्यू लिमिटेड टू फ्यू पीपल, यूजली टॉप मैनेजमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल जो असूल होते हैं वो कुछ लोगों को ही पता होते हैं, ख़ास तौर पे जो टॉप मैनेजमेंट होती है। सेकंड, एम्प्लॉयज़ हैव लिटिल नॉलेज अबाउट द कंपनी हिस्ट्री, एम्प्लॉय को अपनी कंपनी के हिस्ट्री के बारे में, तारीख के बारे में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। एम्प्लॉय हैव लिटिल आइडेंटिफिकेशन विद कल्चर, और आप एम्प्लॉय को नहीं पहचान सकते कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि वो वैसा बिहेवियर शो नहीं कर रहा होता, ठीक है, कि पता चले कि ये इस कल्चर का हिस्सा है, ठीक है। लिटिल कनेक्शन बिटवीन शेयर्ड वैल्यू एंड बिहेवियर, लास्ट थिंग वही है कि जो वैल्यू शेयर की गई हैं, जो प्रिंसिपल रूल्स आपको बताए गए हैं, वो उस पर बिहेवियर शो नहीं कर रहे होते, उनके ऊपर एक्ट नहीं कर रहे होते। तो इन चीज़ों से पता चल जाता है कि इन ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो बेसिकली वीक है, क्योंकि एम्प्लॉय उनके असूलों पर पाबंदी नहीं कर रहे। तो यहाँ पे बेसिकली हम जस्ट डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है और स्ट्रॉन्ग और वीक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कौन से होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। इन स्लाइड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहीं पर लेक्चर अपना ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management, and today our topic is Dimensions of Organizational Culture. Dimension कहते हैं पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को, कि क्या क्या पार्ट्स और कंपोनेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के। हम उसके बारे में स्टडी करेंगे कि क्या डायमेंशंस हैं, क्या पार्ट्स हैं, क्या कंपोनेंट हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को मुकम्मल करते हैं। रिसर्च सजेस्ट दैट देयर आर 7 dimensions which in total capture the essence of organization culture. रिसर्च ये कहती है या ये सजेस्ट करती है कि 7 डिमेंशंस होते हैं, 7 कंपोनेंट्स, पार्ट्स या कॉर्नर होते हैं जो कैप्चर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सकाफ़त की रूह को। मीन्स के 7 हिस्से मिलते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो कंप्लीट होता है। द नंबर 1 इज़ इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। पहला है इनोवेशन, रिस्क टेकिंग मीन की जिद्दत होना और अपने अंदर खतरा लेने की ताकत होना, ठीक है, खतरे का सामना करने की ताकत होना। द डिग्री टू विच एम्प्लॉई आर इनकरेज टू बी इनोवेटिव एंड टेक रिस्क। डिग्री मीन्स कि आप में कितनी हद तक मिकदार है या कितने हद तक आप जा सकते हैं कि आपके एम्प्लॉई जो हैं वो इनकरेज होते हैं, उनमें हौसला होता है कि वो इनोवेटिव हों और रिस्क ले सकें। मीन्स कि वो जिद्दत पसंद हो और रिस्क लेना चाहते हों। तो जितना ज़्यादा एम्प्लॉई इनोवेटिव होंगे, जितना ज़्यादा वो रिस्क टेकर होंगे, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, अदरवाइज़ वो वीक कहलाएगा। तो इनोवेशन और रिस्क टेकिंग एक कंपोनेंट है, एक डायमेंशन है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का। सेकंड है अटेंशन टू डिटेल, कि कितना आप फोकस करते हैं डिटेल के अंदर जो कि ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट एम्प्लॉय को पहुँचाते हैं। द डिग्री टू विच एम्प्लॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट प्रिसिशन, एनालिसिस एंड अटेंशन टू डिटेल, कि किस हद तक एम्प्लॉय जो हैं उनसे उम्मीद लगाई जाती है कि वो जो उनको डिटेल दी जाती है उस पर अटेंशन देते हैं, उस पर अपना बिहेवियर शो करते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं। अगर वो ज़्यादा अटेंशन देते हैं डिटेल के ऊपर, इट्स मीन कि वो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं। द नेक्स्ट इज़ आउटकम ओरिएंटेशन, द डिग्री टू विच मैनेजर फोकस ऑन रिजल्ट और आउटकम्स रेदर देन ऑन टेक्निक्स एंड प्रोसेस यूज टू अचीव दीज आउटकम्स, कि किस हद तक मैनेजर्स जो हैं वो रिज़ल्ट पे फोकस करते हैं, आउटकम पे फोकस करते हैं, ना कि टेक्निक्स और उन प्रोसेसेस पे, अमल दरामद पे जो इस्तेमाल किए गए हैं उन आउटकम को हासिल करने के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर बन जाता है। मीन्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रिज़ल्ट तो लेके आ रहे हैं, क्या रिज़ल्ट लेने का जो टेक्निक था, जो प्रोसेस था, वो ठीक था कि नहीं। तो अब डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर सिर्फ रिज़ल्ट पे फोकस कर रहा है
या तरीक़ेकार पे, कि सही तरीक़ेकार से रिज़ल्ट हासिल किए गए हैं या धोखेबाजी से रिज़ल्ट हासिल किए गए हैं। तो ये बात जो है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होती है। अगर आप जस्ट रिज़ल्ट पे फोकस कर रहे हैं और तरीक़ाकार चाहे कोई भी हो, तो आपका कल्चर जो है वो वीक होगा। लेकिन अगर आप फोकस कर रहे हैं टेक्निक और प्रोसेसेस के ऊपर, तो फिर इस मीन कि आप अपने कल्चर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट जो डिमेंशन है, जो पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का, वो है पीपल ओरिएंटेशन। द डिग्री टू विच मैनेजमेंट डिसीजंस टेक इनटू कंसीडरेशन द इफेक्ट ऑफ डिसीजन ऑन पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि लोगों के बारे में कितना सोचा जा रहा है, किस हद तक मैनेजमेंट के जो डिसीजन है वो इस बात को कंसीडर करते हैं कि उनके डिसीजन लोगों पे कितना असरअंदाज होंगे। मीन्स कि मैनेजमेंट जब भी डिसीजन लेती है तो इस बात का ख्याल रखती है कि इन डिसीजन का लोगों पे क्या असर होगा। अगर वो इस बात को कंसीडर करते हैं तो इट्स मीन के वो एक स्ट्रॉन्ग कल्चर बना रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का, अदरवाइज नहीं। तो लोगों का एहसास होना और टॉप मैनेजमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बनाने का बहुत अहम एक पार्ट है। नेक्स्ट है टीम ओरिएंटेशन। द डिग्री टू विच वर्क एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड टीम रेदर देन इंडिविजुअल, किस हद तक जो सरगर्मियां हैं ऑर्गेनाइजेशन की उनको तरतीब दिया जा रहा है कि टीम के ज़रिए उन और सरगर्मियों को अंजाम दिया जाए, ना कि कोई इंडिविजुअल कोई अलहदा से एक शख्स अंजाम दे। तो जितना ज़्यादा आप टीम्स बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज़ को अचीव करने के लिए, उतनी बेहतर परफॉर्मेंस होगी ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये कल्चर का एक पार्ट बन जाता है कि सब मिल के एज अ टीम काम कर रहे हैं या सब अपने अपने मकसद के लिए अलग अलग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्रेसिवनेस, पुरजोश होना। द डिग्री टू विच पीपल आर एग्रेसिव एंड कॉम्पिटिटिव रेदर देन ईजी गोइंग एंड कोऑपरेटिव, किस हद तक लोग जो हैं वो पुरजोश होते हैं, एग्रेसिव होते हैं और कम्पिटिटिव होते हैं, मुकाबलेबाज होते हैं, रेदर देन ईजी गोइंग के आसानी से काम करने वाले, या कोऑपरेटिव होना अच्छी बात है, लेकिन अपने अंदर एक कम्पिटिटिव जोश भी होना चाहिए, एग्रेसिवनेस भी होनी चाहिए कि हमें और बेहतर काम करना है, आगे बढ़ना है। तो जितना ज़्यादा हम एग्रेसिव होंगे, हम कम्पिटिटिव होंगे, उतना बेहतर काम कर पाएंगे। तो एग्रेसिवनेस भी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का एक हिस्सा है, डिमेंशन है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी एम्फसाइज या एम्फसिस मेंटेनिंग द स्टेटस को इन कॉन्ट्रास्ट टू ग्रोथ और एक्सचेंज, किस हद तक ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे जोर दिया जा रहा है कि उनको मेंटेन किया जाए। स्टेटस को कहते हैं करंट सिचुएशन को, कि किस हद तक ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटियों को की जो करंट सिचुएशन उनको मेंटेन किया जाए, या इसके बरक्स हमें ग्रोथ करनी चाहिए और चेंज करना चाहिए। अगर हम जो सिचुएशन चल रही है उसको स्टेबल रखेंगे तो कंपनी कभी भी ज़्यादा डेवलपमेंट या तरक्की नहीं कर पाएगी। हमें ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, चेंज की तरफ लेके जाना है, डायनामिक इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करना है अपने आप को, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ एडजस्ट करना है अपने आप को। तो हमें इस तरह से स्टेबिलिटी लेके आनी है, ना कि ऐसी स्टेबिलिटी लेके आए कि जो सिचुएशन चल रही है वो चलती रहे। तो ये बात भी एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर की डिमेंशन का हिस्सा बन जाता है। तो 7 पार्ट्स हैं, 7 डिमेंशन है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के। द नंबर 1 इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग, कि कितना आप जिद्दत पसंद हैं और ख़तरात का सामना करने वाले हैं, कितनी आप डिटेल को अटेंशन देते हैं, कितना आप आउटकम ओरिएंटेशन के आप नताइज पे फोकस करते हैं रेदर देन टेक्निक्स और प्रोसीजर, कितना आप लोगों के बारे में सोचते हैं, टीम ओरिएंटेशन कितना आप टीम पे फोकस करते हैं, एग्रेसिवनेस के कितना आप कॉम्पिटिटिव हैं, कितना आप एग्रेसिव हैं, स्टेबिलिटी कितना आप अपने अंदर ग्रोथ लेके आना चाहते हैं या नहीं लेके आना चाहते, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डिफाइन करती है। तो इस स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। यहीं पे अपना आज का लेक्चर जो है वो हम ख़त्म करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management, and today our topic is Organizational Environment Part 1, the External Environment। हम Organizational Environment के बारे में डिस्कस करेंगे, वो क्या होता है, और मेन फोकस हमारा रहेगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर। तो हम देखते हैं द इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन्वायरमेंटल फोर्सेस प्ले अ मेजर रोल इन शेपिंग मैनेजर्स एक्शन। इन्वायरमेंटल फोर्सेस मीन्स के माहौलियाती फोर्सेस जो होते हैं, अवामिल जो होते हैं, वो एक अहम किरदार अदा करते हैं मैनेजर्स की एक्शन को शेप देने में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट दैट अफेक्ट द मैनेजमेंट एबिलिटी, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। 2 तरह के इन्वायरमेंट्स होते हैं, मीन्स के
फैक्टर और फोर्सेस होते हैं जिनको इंटरनल इन्वायरमेंट कहा जाता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहा जाता है, जो कि असरअंदाज होती हैं इंतज़ामिया की एबिलिटी पे, मीन्स के उनकी काबिलियत पे असरअंदाज होते हैं। ये डिफरेंट फोर्सेस और फैक्टर्स होते हैं जो कि मैनेजमेंट की एबिलिटी पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। जैसे कि आपकी लाइफ पे बहुत सारे फैक्टर और फोर्सेस असरअंदाज हो रहे होते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट डिपार्टमेंट and the people who are working there. We will discuss external environment forces that how they affect the organization. जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है बेसिकली वो कंसिस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे और वहाँ के लोगों पे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन पे दो तरह के माहौल जो है वो असरअंदाज होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन वो खुद होती है, मीन्स कि उसके लोग जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट बनाते हैं, चाहे वो मैनेजर्स हों चाहे वो एम्प्लॉई हों। अगर वो अच्छे होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करेगी, अगर वो अपने काम के साथ सिंसियर नहीं होंगे तो काम अच्छा नहीं होगा। तो वो खुद ही असरअंदाज हो रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे। इसी तरह सिमिलर डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर वो आपस में मिलजुल के काम कर रहे होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन पे अच्छा असर पड़ेगा, अदरवाइज बैड इंप्रेशन पड़ेगा और बैड असर पड़ेगा। लेकिन हमने क्या डिस्कस करना है, हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स डिस्कस करने हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर असरअंदाज होते हैं। बिकॉज बाकी जितना भी हम स्टडी करेंगे, लाइक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होगा, आगे टीम्स होंगे, ग्रुप्स होंगे, वो सब का सब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। तो हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देखते हैं कि वो क्या है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स फैक्टर एंड फोर्सेस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस। External environment further consists on the specific environment and the general environment. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बेसिकली फैक्टर एंड फोर्सेस होते हैं, कुछ अवामिल होते हैं, कुछ कुव्वतें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, डेट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की कारकर्दगी पर असरअंदाज होते हैं। अब ये क्या कौन से फैक्टर और फोर्सेस होते हैं वो हम आगे स्टडी करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो फर्दर कंसिस्ट हो रहा है दो टाइप्स पे। एक है स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, कुछ मखसूस फैक्टर और फोर्सेस, और एक है जनरल इन्वायरमेंट, आम फैक्टर और फोर्सेस जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन पर असरअंदाज होते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम स्पेसिफिक इन्वायरमेंट देखेंगे। एक्सटर्नल फोर्सेस दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट द मैनेजर डिसीजन एंड एक्शन। वो एक्सटर्नल फोर्सेस, वो बैरूनी अवामिल और क़ुव्वतें जो कि डायरेक्टली असरअंदाज होती हैं मैनेजर्स की डिसीजन के ऊपर और उसके एक्शन के ऊपर। द नंबर वन फैक्टर और फोर्सेस इज कस्टमर, कि खुद कस्टमर जो होता है, ग्राहक जो होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन पे असरअंदाज हो रहा होता है। हम इसके बारे में देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू मीट कस्टमर नीड्स। कस्टमर नीड एंड टेस्ट कैन चेंज एंड दे बिकम डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो मैनेजर नीड टू चेंज देयर स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स एंड वांट। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एग्जिस्ट इसलिए करती है कि वो कस्टमर की नीड्स को, उनकी ज़रूरियात को पूरा कर सके। वो कोई भी ज़रूरियात हो सकती है। अगर सपोज कि कोई ऑर्गेनाइजेशन एक सर्फ बनाती है तो मीन्स के कस्टमर की नीड है कि वो अपने क्लोथ्स को, कपड़ों को साफ़ करना चाहती है, तो उसकी नीड को फुलफ़िल करने के लिए एक कंपनी सर्फ बनाती है। तो कंपनी एग्जिस्ट ही करती है कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। कस्टमर नीड एंड टेस्ट कैन चेंज। तो कस्टमर की जो नीड्स हैं, जो उनकी ज़रूरियात है, उनकी टेस्ट जो है वो आए दिन चेंज होता रहता है और वो डिससेटिस्फाई हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट और सर्विसेज से अगर उनके अंदर कोई चेंज ना आया, कोई इनोवेशन ना आया। सो मैनेजर नीड टू चेंज देयर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स एंड वांट। तो मैनेजर्स को क्या चाहिए कि वो अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करे कस्टमर की नीड्स और वांट जिस तरह से चेंज होती है उसी तरह से। अदरवाइज कस्टमर कंपनी के प्रोडक्ट खरीदना छोड़ देगा, वो किसी न्यू कंपनी की तरफ चला जाएगा जो बेहतर प्रोडक्ट उनको बेच रही है। जैसे कि नोकिया ने अपने अंदर चेंजिंग नहीं लेके आया वो कस्टमर नीड्स और वांट के मुताबिक, तो सब लोग नोकिया को छोड़ के सैमसंग की तरफ चले गए और नोकिया कंपनी ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट। नेक्स्ट कौन सा फैक्टर स्पेसिफिक इन्वायरमेंट का, वो है सप्लायर। सप्लायर वो लोग होते हैं जो रॉ मटेरियल फराहम करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने के लिए। मीन्स कि अगर किसी ने फर्नीचर बनाना है तो फर्नीचर के उसको रॉ मटेरियल क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए, कील चाहिए, ठीक है, ग्लू चाहिए, ताकि वो फर्नीचर बना सके। तो सप्लायर के बारे में हम देखते हैं। मैनेजर सीक नीडेड इनपुट एट लोवेस्ट प्राइस। सप्लायर प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मैनेजर जो है वो चाहते हैं कि जो उनको इनपुट है, मीन्स के रॉ मटेरियल जो है प्रोडक्ट और सर्विस बनाने के लिए, वो सस्ते कीमतों पे मिले। सप्लायर जो होते हैं ये रॉ मटेरियल, खाम माल हमें प्रोवाइड करते हैं टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट और सर्विस बनाने के लिए। डिले और शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल कैन अफेक्ट मैनेजर डिसीजन एंड एक्शन।
अगर देरी हो जाए रॉ मटेरियल आने में या रॉ मटेरियल में शॉर्टेज हो जाए तो ये मैनेजर्स की डिसीजन और एक्शन पे असरअंदाज होता है, मीन्स के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर असरअंदाज होता है। मिसाल के तौर पे कि आप किसी शॉप पे गए हैं कुछ बर्गर लेने और वो शॉप वाले कहते हैं कि अभी हमारा चिकन हमारे पास नहीं आया, आप आधे घंटे बाद हमारे पास दोबारा आ जाएं। तो आप क्या करेंगे, आप वेट नहीं करेंगे, आप किसी और शॉप पे चले जाएंगे और उनसे वो बर्गर परचेज़ कर लेंगे। और नेक्स्ट टाइम आप उस शॉप पे जाते हुए 10 बार सोचेंगे कि मैं अगेन जाऊं, उसके पास अवेलेबल ना हो, इससे अच्छा मैं दूसरे के पास ही चला जाऊं। तो इस तरह से सप्लायर जो है वो बहुत असरअंदाज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है कंपेटिटर, मुकाबलेबाज की कंपनी जो होती हैं, जो हमारी मुखालिफ कंपनी होती हैं। लाइक पेप्सी का कंपेटिटर कोक है, कोक का कंपेटिटर पेप्सी है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस वेदर दे आर प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैव कंपेटिटर। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जितनी भी तंजीम होती हैं, वेदर दे आर प्रॉफिट, चाहे वो मुनाफा कमाने वाली हो या नॉन प्रॉफिट ना मुनाफा कमाने वाली ऑर्गेनाइजेशन हो, इनके कंपेटिटर होते हैं, ठीक है। मैनेजर हैज़ टू प्रोवाइड सुपीरियर वैल्यू टू द कस्टमर एंड मेंटेन इट्स ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस बेटर देन देयर कंपेटिटर। अब मैनेजर्स को चाहिए कि वो कस्टमर को सुपीरियर वैल्यू फराहम करे, मीन्स के बेहतर से बेहतर उनको फ़ायदा पहुंचाए थ्रू अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कारकर्दगी को बेहतर रखे अपने कंपेटिटर से, ठीक है। मेंटेन करे अपने ऑर्गेनाइजेशन की कारकर्दगी बेटर देन देयर कंपेटिटर, अपने कंपेटिटर से, मुखालिफ कंपनी से बेहतर करे, तब ही जाके वो कामयाब हो पाएगी। अदरवाइज़ वो मुखालिफ कंपनी जो है, जो कि उसके ऑपोजिट कंपनी है, वो आगे निकल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है प्रेशर ग्रुप। ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो कंपनी पे असरअंदाज हो सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं, ठीक है। ये कोई मीडिया ग्रुप भी हो सकता है, ये कोई एनजीओ भी हो सकती है, ये कोई माइनॉरिटी ग्रुप भी हो सकता है, ये कोई तंजीम भी हो सकती है, ह्यूमन राइट्स वाले भी हो सकते हैं, जो कंपनी पे प्रेशर डाल सकते हैं। मैनेजर मस्ट कंसीडर द स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप दैट इन्फ्लुएंस एक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर को ज़रूरी कंसीडर करना चाहिए कुछ खासूसी इंटरेस्ट लेने वाले ग्रुप को, दिलचस्पी लेने वाले ग्रुप को, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के एक्शन पे असरअंदाज हो सकते हैं। आई इन एसेंस, जैसे कि पैटा कहते हैं पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये एक ऐसी तंजीम है जो कि एनिमल के ऊपर आप किस तरह से बिहेवियर शो करते हैं उसको निगरानी रखती है। क्या कोई कंपनी या कोई एजेंसी जानवरों के साथ जुल्म तो नहीं कर रही, तो ये जानवरों के हकूक़ के लिए, एनिमल राइट्स के लिए काम करती है। पुट प्रेशर ऑन मैकडोनल्ड्स ओवर इट्स हैंडलिंग एनिमल ड्यूरिंग स्लॉटर प्रोसेस। अब ये जो पैटा है, इसने मैकडोनल्ड पे प्रेशर डाला था, क्योंकि जब ये जानवरों को स्लॉटर कर रहे होते हैं, कत्ल कर रहे होते हैं, ज़ीबा कर रहे होते हैं, जो उनका प्रोसेस था वो ठीक नहीं था। या तो वो पॉइजन दे के मारते थे या इस तरह से उनको ज़ीबा करते थे जिससे जानवरों को तकलीफ़ होती थी। तो इन्होंने कहा कि आपको कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा जिनसे जानवरों को तकलीफ़ ना हो, अदरवाइज़ हम आपके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह के कुछ ग्रुप्स भी होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर असरअंदाज कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली हमारा स्पेसिफिक इन्वायरमेंट का टॉपिक था, जो कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के चैप्टर में आ जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरल इन्वायरमेंट देखेंगे कि वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो यहीं पे हम अपना लेक्चर कंप्लीट करेंगे। मैं लेक्चर्स की स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, बट मे बी कुछ लोगों को इशू आ रहा है कि वो स्लाइड्स कॉपी नहीं कर पा रहे। तो अगर स्लाइड्स कॉपी करने में इशू आ रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दे दूंगा, आपने मुझे मेल करना है और टॉपिक का नाम मेल करना है। मैं आपको वहाँ पे पीपीटी फाइल जो है, जो स्लाइड्स हैं, वो शेयर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए मददगार साबित होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management, and today our topic is Organizational Environment Part 2, the General Environment. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की पहली टाइप स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी किया था। तो आज हम जनरल इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन से फैक्टर और फोर्सेस होते हैं जो जनरल होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन पे असरअंदाज होते हैं। द जनरल इन्वायरमेंट इंक्लूड द ब्रॉड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल कल्चर एंड ग्लोबल कंडीशन। जो जनरल इन्वायरमेंट होता है, अमूमी माहौल होता है, फैक्टर एंड फोर्सेस होते हैं, वो इंक्लूड करते हैं वसी इकनॉमिक, माशी, पॉलिटिकल, सियासी, लीगल, कानूनी, डेमोग्राफी, आबादियाती, टेक्नोलॉजिकल, सोशल कल्चर, समाजी सकाफत और ग्लोबल कंडीशन, आलमी सूरत हाल को।
ये तमाम फैक्टर जो हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल फैक्टर हो, पॉलिटिकल, लीगल, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, कल्चर एंड ग्लोबल फैक्टर, ये सारे के सारे जनरल इन्वायरमेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। मैनेजर मस्ट कंसीडर दिस फैक्टर वाइल मेकिंग देयर प्लान्स। मैनेजर जो होता है उसको लाजमी इन फैक्टर को कंसीडर करना चाहिए, इन कुव्वतों को कंसीडर करना चाहिए वाइल मेकिंग देयर प्लान, अपने प्लान बनाते वक्त। हम देख लेते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक कंडीशन, माशी सूरत हाल जो होती हैं वो कैसे असरअंदाज करती हैं। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, चेंज इन नेशनल इनकम, बिजनेस फ्लक्चुएशन कैन अफेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन ऑर्गेनाइजेशन। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, शरह सूद में कमी आना या बढ़ना, इन्फ्लेशन महंगाई में कमी आना या बढ़ना, चेंज इन नेशनल इनकम कौमी आमदनी में तब्दीली आना, बिजनेस फ्लक्चुएशन कारोबार का ऊपर जाना और नीचे आना असरअंदाज हो सकता है मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मीन्स की जो इंतज़ामिया की एक्टिविटीज़ हैं उन पर असरअंदाज हो सकता है कि जब शरह सूद ऊपर या नीचे होती है तो बिजनेसेस को लोन लेने में इशू होता है। अगर सूद कम होगा लोन के ऊपर तो वो ज़्यादा लोन लेंगे और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, अगर सूद ज़्यादा हो जाएगा तो वो लोन लेते हुए घबराएंगे। इसी तरह महंगाई बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, जब महंगाई होती है तो लोग प्रोडक्ट खरीदना छोड़ देते हैं जिससे कंपनी पे असर होता है। इसी तरह कौमी आमदनी होना और बिज़नेस का ऊपर नीचे आना, बिज़नेस की सूरत हाल, मीन्स के मार्केट में क्या काम चल रहा है, ये मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस पे, सरगर्मियों पे असरअंदाज होती है। मैनेजर मस्ट मेक डिसीजन रिलेटेड टू इट बिजनेस वाइल कंसीडरिंग इकोनॉमिक कंडीशन। अब जो भी मैनेजर है, जब भी वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई डिसीजन ले रहा हो, अपने बिजनेस कारोबार के बारे में डिसीजन ले रहा हो, तो उसको पहले इकोनॉमिक कंडीशन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये महंगाई, शरह सूद, नेशनल इनकम, कारोबार का ऊपर जाना नीचे आना, ये उसकी डिसीजन पे असरअंदाज हो सकता है और इस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन पे असरअंदाज हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिटिकल लीगल कंडीशन, सियासी और कानूनी सूरत हाल। नेशनल एंड लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल लॉ कैन अफेक्ट मैनेजमेंट डिसीजन। कौमी, मकामी और बैरूनी जो लॉ होते हैं, इंटरनेशनल जो लॉ होते हैं, कानून होते हैं, वो असरअंदाज होते हैं मैनेजमेंट की डिसीजन के ऊपर। ठीक है, ईच कॉर्पोरेशन इज़ वर्किंग अंडर द स्टेट और गवर्नमेंट लॉ, सो दे मस्ट फॉलो रूल एंड रेगुलेशन। जितनी भी कॉर्पोरेशन होती है, मीन्स के जितनी भी लार्ज कंपनी या ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, वो काम कर रही होती हैं स्टेट, रियासत या गवर्नमेंट हुकूमत के कानून के अंडर, और उनको उन कवानीन पर काम करना, उन रेगुलेशन को फॉलो करना, पैरवी करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, गवर्नमेंट उनको काम करने से रोक सकते हैं, एक्सेट्रा। गवर्नमेंट डिसीजन रिलेटेड टू ट्रेड में अफेक्ट मैनेजमेंट डिसीजन और एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज America ban on trade with Libya and Iran. Many American now can't sell their product to these countries, which affect their businesses. कि अब जैसे कहा जाए कि गवर्नमेंट के डिसीजन जो होते हैं रिलेटेड टू ट्रेड, तजारत के लिहाज से, वो असरअंदाज हो सकते हैं मैनेजमेंट के डिसीजन पे या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। जैसे कि अमेरिका ने बैन कर दिया है कि आप लीबिया और ईरान के साथ तजारत नहीं कर सकते। मीन्स से कोई भी कंपनी जो है वो लीबिया और ईरान के साथ अब अपना कारोबार नहीं कर सकती। तो बहुत सारी अमेरिकन कंपनी हैं जो अब अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हैं वो इन कंट्रीज़ में नहीं बेच सकते, अपना कारोबार यहाँ नहीं चला सकते, जिसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर लॉस हो जाते हैं जो उन कंट्रीज़ में आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल करते होते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल बैन लग गया है। तो आपके लिए ये कानून है कि अब आपने इसको फॉलो करना है, वरना गवर्नमेंट आपकी कंपनी को सील कर देगी, लाइसेंस कैंसिल कर देगी। तो बहुत सारे कस्टमर चले गए। तो इन चीज़ों का पॉलिटिकल और कानूनी जो सरगर्मियाँ होती हैं, जो कंडीशंस होती हैं, ये बिज़नेस पे बहुत असरअंदाज होती हैं और मैनेजर को इनको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है वाइल ऑपरेटिंग देयर बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जनरल एनवायरनमेंट के अंदर डेमोग्राफिक कंडीशन, आबादियाती सूरत हाल। जब भी आबादी के ऊपर स्टडी की जाती है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको हम डेमोग्राफिक स्टडी कहा जाता है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम, ऑक्यूपेशन एंड फैमिली साइज change in these characteristics may affect manager's actions, plan, organizing, leading and controlling function। इंसान की जो इंसानी पॉपुलेशन, आबादी की जो स्टडी होती है इन खसूसियात के ऊपर, जैसे कि एज है, उम्र, जेंडर है, एजुकेशन, तालीम, इनकम, आमदनी, ऑक्यूपेशन, पेशा, फैमिली साइज, इसको हम डेमोग्राफिक स्टडी कहते हैं।
चेंज इन दिस करेक्टरिस्टिक्स, इन खसूसियात के अंदर जब चेंज आता है तो मैनेजर्स के जो एक्शन है रिलेटेड टू प्लान, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, इन पे असर पड़ता है। क्योंकि आबादी का चेंज होना आपकी डिमांड और सप्लाई में कमी ला सकती है। जेंडर एज में फ़र्क होना आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में कमी ले आ सकती है। इनकम में इशू होना आपके प्रोडक्ट और सर्विस खरीदने में इशू लेके आ सकता है। अगर आप एक एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज कहीं पे ओपन करते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे लोगों की इनकम बहुत कम है, तो ज़ाहिरी बात है वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि उस एरिया के लोगों की इनकम नहीं है। तो वाई स्टार्टिंग यूर बिजनेस, जिस एरिया में, जिस जगह पे आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ की आबादी की ये खसूसियात देख लें। सपोज कर लें कि आप क्या कहते हैं जेंडर की बेस पे हम कर लेते हैं कि आप क्लोथ्स का काम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि आबादी के हिसाब से कौन ज़्यादा लोग हैं। क्या मुझे लेडीज़ गारमेंट्स का काम शुरू करना चाहिए या जेंट्स गारमेंट्स का काम शुरू करना चाहिए या बच्चों के गारमेंट्स का काम शुरू करना चाहिए? तो आप उसकी कंडीशन देखेंगे, वहाँ पे लोगों की खसूसियात देखेंगे और अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मीन्स के आप कहीं भी बिज़नेस स्टार्ट करें, आपको बिज़नेस कस्टमर के लिए करना पड़ता है। तो कस्टमर की ये करैक्टरिस्टिक देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि वहाँ पे ये खसूसियात वाले लोग हैं, क्या वो ख़रीदेंगे कि नहीं ख़रीदेंगे। सपोज़ कि किसी जगह पे अगर इनकम बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे वो आपके एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ख़रीदेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा एरिया है जो कि रूरल एरिया है, जहाँ पे आबादी जो है वो इतनी अमीर नहीं है, तो वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट आपके नहीं ख़रीदेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट मेक देयर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अपनी डिसीजन जो स्ट्रेटजीज़ बनानी होती हैं वो कस्टमर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे बनानी होती है कि उनकी खसूसियात क्या हैं, उनकी बुनियाद पे उनको अपनी स्ट्रेटजीज़ बनानी है। नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं कि कौन सा इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है जनरल इन्वायरमेंट के अंदर, वो है टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है, तकनीक की सूरत हाल। मोस्ट रैपिड चेंज अक्कर इन टेक्नोलॉजी, सबसे ज़्यादा जो चेंज आता है, जो तब्दीली आता है, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर आता है, टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। आए दिन न्यू डिवाइसेस आ रहे हैं, न्यू मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होती जा रही है। दिस टेक्नोलॉजी हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब ये जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है ये मददगार साबित होती है कंपनी के अंदर नए प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने की। जैसे आपको पता है कि पहले फसलों के अंदर, मीन्स के फार्म्स के अंदर आम इंसान जो था वो खेती बाड़ी के लिए खुद जाता था, और आजकल हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनरीज़ हैं जो कि 10-10 बंदों का काम जल्दी से कर सकती हैं। तो मशीनरीज जो एडवांसमेंट होती है टेक्नोलॉजी के अंदर, हमारे तरीक़ेकार के अंदर, हमारी मशीनरीज़ के अंदर जो तब्दीली आती है वो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज पैदा करने में मददगार साबित होती है। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अडेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी एंड ट्रेन देयर एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू डैट। अब जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको न्यू टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी चाहिए और अपने एम्प्लॉय को उस हिसाब से तैयार करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए, ताकि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट और सर्विसेज जल्दी से और ज़्यादा बना सकें, जिससे कंपनी को मुनाफा होगा। और जो कंपनी नई टेक्नोलॉजी को अवेल करती हैं उनकी प्रोडक्शन अच्छी होती है, जो अवेल नहीं कर पाती उनकी प्रोडक्शन अच्छी नहीं होती, और कंपेटिटर कंपनी जो है वो आगे निकल जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी कंडीशन भी बहुत असरअंदाज होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोशो कल्चर कंडीशन, कि जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं वहाँ की सकाफत क्या है, समाज कैसा है वहाँ का, वो बड़ा असरअंदाज होता है। एज पीपल वैल्यू कस्टम्स एंड टेस्ट चेंज, जैसे कि लोगों की वैल्यूज, प्रिंसिपल, कस्टम्स और जायका, टेस्ट चेंज होता है, तो मैनेजर्स को भी अपनी स्ट्रेटजी उसी हिसाब से चेंज करनी होती हैं। कि जिस तरह से अब इस्लामाबाद और मुल्तान के कल्चर में बड़ा डिफरेंस है। अब पाकिस्तानी अवाम पहले सुबह के अक्सर अवाम जो हमारी मोस्टली अभी भी जो है वो सुबह के नाश्ते में पराठे, चने, ये चीज़ें खाना पसंद करती है, नान, चने। लेकिन अब ऐसा ऐसा चेंज आ रहा है। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो अब कॉर्नफ्लेक्स, ऑरेंज जूस, ब्रेड और एग सुबह के नाश्ते में पसंद करती हैं। तो टेस्ट में चेंज आ रहा है, तो कंपनीज़ को अपनी स्ट्रेटजीज़ भी चेंज करनी पड़ेंगी। तो कंपनी अपनी स्ट्रेटजीज़ चेंज कर देती हैं वो तरक्की करती हैं, जो चेंज नहीं कर पाती वो तरक्की नहीं कर पाती। लास्ट हमारे पास है ग्लोबल कंडीशन, आलमी सूरत हाल। ग्लोबल कंडीशन आर चेंजिंग, हमारी आलमी कंडीशन जो है वो चेंजिंग होती जा रही है। टेररिज्म, नेचुरल डिज़ास्टर इंक्रीज डे बाय डे। टेररिज्म, दहशत गर्दी और कुदरती जो आफतें हैं वो दिन बाय दिन बढ़ती जा रही हैं। मैनेजर मस्ट मेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अराउंड द ग्लोब। मैनेजर्स को जितनी भी अपनी डिसीजन लेनी है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो पहले ग्लोब में देख लें कि आलमी मंडी में चल क्या रहा है और उस हिसाब से डिसीजन ले। मोर विल डिस्कस इन ओबी। ग्लोबल कंडीशन के बारे में जो ज़्यादा डिस्कशन है कि वो ऑर्गेनाइजेशन पे किस तरह से असरअंदाज होती है, वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सब्जेक्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे जब उसके बारे में हम लेक्चर बनाया करेंगे।
आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इस स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर लिंक काम ना करे तो आप मुझे ईमेल कर दें, टॉपिक का नाम लिख दें, तो मैं आपको स्लाइड्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।